स्वागत है आप सभी का NFA नेट क्लास में। आज हम कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन के लिए एक नया सब्जेक्ट जो कि TOC है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड कंपाइलर डिज़ाइन के सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर PYQs देखने वाले हैं, जिसमें हम 2018 से लेकर के 22 तक के पूरे जो क्वेश्चंस हैं उन पे डिस्कशन अपना करेंगे एक एक करके, और फिर यहाँ पर जितने भी टॉपिक है और जो भी क्वेश्चंस हैं उन सभी के थ्योरी पार्ट को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हमें क्या पूछा गया है कि टू फाइनाइट स्टेट मशीन, दो फाइनाइट स्टेट मशीन है, उनको कब इक्विवेलेंट कहा जाएगा। ठीक है, कब उनको इक्विवेलेंट कहा जाएगा, मतलब सेम कब कहा जाएगा। जब दो फाइनाइट मशीन है उसको सेम कब कहा जाएगा, तो उसके लिए हमें ऑप्शन दिया गया है। एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या बोल रहा है, हैव द सेम नंबर ऑफ एजेस। ठीक है, सेम नंबर ऑफ एजेस। जैसे कि हम जानते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा की बात कर रहा है यहाँ पर। फाइनाइट ऑटोमेटा में हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं। क्या क्या पढ़ा गया है इसके अंदर, NFA पढ़ा गया है, ठीक है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा जिसे बोलते हैं हम, और एक दूसरा क्या पढ़ा गया है, DFA, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ये दो टाइप से इसमें हम देखते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा में। और हमें पता है कि फाइनाइट ऑटोमेटा में कैसा डायग्राम बनता है, मतलब उनके कैसे मशीन्स होते हैं। अगर हमें ड्रॉ करना रहता है तो हम देखते हैं कुछ इस तरीके से रहता है। ये Q0 हो गया, फिर Q1 हो गया, इस तरीके से कुछ स्टेट्स रहता है, और जिसमें हम कुछ एक फाइनल स्टेट रहता है और मल्टीपल, एक से ज़्यादा एक इनिशियल स्टेट रहेगा और एक से ज़्यादा मल्टीपल स्टेट हो सकते हैं, जिसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। इनिशियल को एरो के थ्रू, फाइनल को डबल सर्कल के थ्रू। क्लियर है, तो ये सारी होती हैं। तो यहाँ पर ये जो एजेस हैं इनको बोला जा रहा है एज, ठीक है, और ये जो स्टेट होंगे उनको यहाँ पर वर्टेक्स की बात की जाएगी। वैसे वर्टेक्स नहीं बोला है, स्टेट ही बोला है। ठीक है, तो एजेस मतलब ये। तो क्या इसके इक्वल होने से कोई दो ऑटोमेटा मशीन सेम कहलाएंगे, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड क्या बोल रहा है, हैव द सेम नंबर ऑफ स्टेट्स। अब वो बात कर रहा है कि जैसे यहाँ Q0 एक स्टेट हो गया, Q1 दूसरा स्टेट हो गया, तो यहाँ कितने स्टेट हैं, दो स्टेट है। अगर मैं और एक मशीन बनाती हूँ और उसमें भी दो स्टेट होंगे, तो क्या वो सेम होगा ऑटोमेटा, नहीं होगा। सेम कब कहलाता है, जब हमारे पास जैसे हमने कुछ स्ट्रिंग है, जैसे मान लीजिए मेरा कोई स्ट्रिंग है, कोई ग्रामर का स्ट्रिंग है, ठीक है, वो जो आउटपुट में आएगा, ठीक है, दो मशीन के अंदर, दो मशीन से जब सेम टाइप का आउटपुट होगा तब वो क्या कहलाता है, वो दोनों ऑटोमेटा क्या कहलाएंगे, सेम कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो सेकेंड वाला क्या हुआ कि नंबर ऑफ स्टेट अगर सेम है, और मान लीजिए मैं जो एक आउटपुट जो भी जनरेट करना चाहती हूँ A*BA, ये मेरा स्ट्रिंग है और ये मैं अपने ऑटोमेटा से जनरेट करना चाहती हूँ, तो कोई दो ऑटोमेटा मैं बनाऊंगी और उससे दोनों से क्या होना चाहिए, दोनों स्ट्रिंग आने चाहिए एज अ आउटपुट। ठीक है, तो मान लीजिए अगर मेरे पास, अभी मैं फॉर एग्जांपल के लिए ये एक आपको दिख रहा है डायग्राम, ये एक फाइनाइट ऑटोमेटा है। क्लियर है, तो यहाँ से मान लीजिए मैंने कोई ऐसा कुछ करके बना दिया और उसी तरीके से मैं एक और बना दूंगी जिसमें दो स्टेट रहेंगे। पर अगर ये सेम आउटपुट जनरेट नहीं कर रहा है तो ये फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं होगा, मतलब ये दो जो ऑटोमेटा मैं बनाऊँगी वो इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्या बोल रहा है, रिकॉग्नाइज द सेम सेट ऑफ टोकन्स। तो यही मैं बोल रही हूँ कि अगर मेरे पास ये स्ट्रिंग किसी दो ऑटोमेटा, दो मशीन के थ्रू निकल के आएगा आउटपुट, तो वो सही होगा। यही सेम स्ट्रिंग को ही क्या बोला जा रहा है, सेम सेट ऑफ टोकन्स। ठीक है, ये टोकन्स ही जब रिकॉग्नाइज करेगा कोई दो ऑटोमेटा मशीन, तो वो क्या कहलाएगा, इक्वल कहलाएगा। एंड एट लास्ट जो बोल रहा है कि सेम नंबर ऑफ स्टेट एंड एजेस, ये हमने ऊपर देखा अलग अलग था, अब ये एक साथ दे दिया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमारा आंसर क्या आने वाला है, C। क्लियर है, अब जैसे मैं बना देती हूँ इसके लिए आपको कि कैसे सेम होगा, जो मैं बोल रही हूँ वो कैसे सेम होगा। मान लीजिए मैं यही स्ट्रिंग को क्या कराना चाह रही हूँ, दो ऑटोमेटा मशीन के थ्रू लेके आना चाह रही हूँ, मतलब एज अ आउटपुट। ठीक है, तो जैसे मैं सबसे पहले एक स्टेट बनाती हूँ, एक मशीन बनाती हूँ जहाँ मैंने सबसे पहला स्टेट लिया Q0 जो कि मेरा इनिशियल है। जैसे कि यहाँ आपको ग्रामर दिख रहा है, ये क्या है, A का
क्लीन क्लोजर और फिर BA है। क्लीन क्लोजर मतलब कि वहाँ पर अगर हम 0 भी रख सकते हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू हम 0 से लेकर के कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए मैं इसकी वैल्यू 0 रखती हूँ तो A आएगा क्या? एक बार भी नहीं आएगा, वो एप्सिलॉन हो जाएगा। सबसे मिनिमम स्ट्रिंग कितना जनरेट होगा यहाँ से? तो सबसे मिनिमम स्ट्रिंग होगा BA पहला। क्लियर है? जब मैंने यहाँ पर 0 रख दिया, अब मैं 1 रखूँगी तो क्या स्ट्रिंग जनरेट होगा? तो उसके बाद आ जाएगा ABA आ जाएगा। फिर अगर मैं 2 रख दूँगी तो AABA। इस तरीके से ये क्या होगा? आगे स्ट्रिंग बढ़ता जाएगा। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो A है वो फर्स्ट टाइम कितने भी बार आ सकता है, 0 टाइम्स भी आ सकता है और ज़्यादा टाइम भी आ सकता है। अभी मैंने 2 रख के देखा, मैं 3 रखूँगी तो 3 टाइम्स A आ जाएगा, फिर BA आ जाएगा और लास्ट में मुझे क्या मिलना चाहिए? सिंगल BA। क्लियर है? तो उसके लिए मुझे मशीन बनाना है। मैंने Q0 लिया, सबसे पहले मुझे इस स्ट्रिंग के लिए एक्सेप्ट कराना है स्टेट, तो मैं क्या लूँगी? यहाँ से मैं B दे दी, एक नया स्टेट में पहुँचा Q1, फिर मुझे क्या चाहिए? A, तो मैंने यहाँ A दे दिया और एक नया स्टेट बना Q2 जो कि क्या स्टेट होगा? फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट कैसे पता चलता है? तो जब 2 सर्कल होते हैं तो, और इनिशियल स्टेट कैसे पता चलता है? जब ये एरो लगा हो तो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये वाला स्ट्रिंग क्या जनरेट हो रहा है इससे, तो मैंने B लिया, A लिया, एक्सेप्ट हो गया। क्लियर? तो वो तो आ रहा है। नेक्स्ट इसको देखो, क्या ये आएगा क्या? तो पहले हमें क्या चाहिए? A चाहिए, फिर BA, इसमें नहीं है तो हम क्या कर देंगे? इसमें लूप ले लेंगे A का। क्लियर है? तो ये A भी हो गया और ये A सेकेंड वाला आ गया। वैसे फिर इसका हम लेंगे तो A, ये लूप का मतलब क्या हुआ? कितने टाइम भी आप A ले सकते हैं। डबल A हुआ, फिर B हुआ, फिर A हुआ। 3 टाइम्स A की बात करेंगे तो 3 टाइम्स A, फिर B और फिर A। एक मशीन ये बना जो कि हमारा ये वाला स्ट्रिंग को जनरेट कर रहा है, मतलब इन सभी स्ट्रिंग को लेके आ रहा है। एक और मशीन मुझे बनाना है और सेम स्ट्रिंग वो एक्सेप्ट कर पा रहा है कि नहीं, वो हम देखते हैं, तब जाके हमारा प्रूफ होगा कि जो थर्ड ऑप्शन है वो सही है कि नहीं। सेकेंड एक बनाते हैं हम लोग, जैसे मैंने Q0 पहला स्टेट लिया, ओके ये, और यहाँ पर मुझे सबसे पहले BA ही बताना है। क्लियर है? तो BA इसी तरीके से ही बनेगा। एक मैं Q1 स्टेट लूँगी, ये B हो गया। एक मैं क्या लूँगी? Q2 स्टेट लूँगी और जिसको मैं क्या बना देती हूँ? फाइनल, और ये A। अभी ठीक है? ये इनिशियल अभी तो सेम है, पर मुझे इसके लिए भी तो जनरेट करना है ना, ABA। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर मैं क्या कर दी? A को लूप ले ली क्योंकि मुझे चाहिए क्या? शुरू में A, कितने टाइम भी A आ सकता है। ठीक है, अब ABA को भी जनरेट कर रहा है, वैसे ही डबल ABA भी जनरेट करेगा, लेकिन मैं क्या चाहती थी कि 2 अलग अलग मशीन बने। तो यहाँ पर मैं क्या कर देती हूँ? Q स्टेट के लिए A भी है और B भी है। Q1 के लिए क्या है? सिर्फ A है, B नहीं है, तो हम एक क्या बना देंगे? एक डेड स्टेट बना देंगे जो क्या लेगा? B को लेगा और मेरा स्टेट नंबर क्या हो जाएगा? Q3। इसे हमें फाइनल नहीं बनाना है, फाइनल हमारा यही रहेगा। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ से कोई स्टेट नहीं निकल रहा है, तो इसके लिए भी हमें क्या लेना है? A और B जो भी आ जाए। तो अगर मान लीजिए कोई Q1 नेक्स्ट टाइम पे, मतलब Q1 स्टेट पे अगर मान लीजिए कोई B देगा जिसे हमें एक्सेप्ट नहीं कराना है, हमें यहाँ पर से क्या एक्सेप्ट कराना है? A ही एक्सेप्ट कराना है अपने स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग, तो हम क्या करेंगे? उसके लिए डेड स्टेट बना देंगे। वैसे इसके लिए भी अगर यहाँ पर भी अगर किसी ने A दे दिया, B दे दिया इनपुट से, तो फिर वो कहाँ चले जाएगा? डेड स्टेट में चले जाएगा। तो ये जो ऑटोमेटा है सेकेंड वाला, वो क्या है? DFA, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। क्लियर? और ये वाला जो था फर्स्ट वाला, वो NFA, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। क्लियर? तो यहाँ पर जैसे देख रहे हैं हम लोग क्या कि जो है नंबर ऑफ स्टेट्स 1 2 3, और यहाँ पर देखो नंबर ऑफ स्टेट 1 2 3 4। क्लियर है? स्टेट्स अलग है, एजेस अलग है, लेकिन स्ट्रिंग क्या जनरेट कर रहा है? यही वाला जनरेट कर रहा है। सेट ऑफ टोकन, सेम सेट ऑफ टोकन्स को क्या कर रहा है? रिकॉग्नाइज कर रहा है, आउटपुट पे दे रहा है। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि 2 फाइनाइट स्टेट मशीन, ये NFA और DFA
फाइनाइट ऑटोमेटा ही हैं। तो दो फाइनाइट स्टेट मशीन इक्विवेलेंट कब कहलाएंगे? जब सेम सेट ऑफ टोकन्स को वो रिकॉग्नाइज करेंगे। क्लियर है? इससे आपको समझ में आ गया होगा। ये था NFA और ये है DFA। NFA में हमें डेड स्टेट की ज़रूरत नहीं रहती, जो हमारा एक्चुअल में स्ट्रिंग है सिर्फ उसी को करके बता दो। लेकिन DFA में हमें हर पॉसिबल स्टेट्स की बात करनी पड़ती है। क्लियर है? हो सकता है वहाँ पर उसने B दे दिया, तो वो जो कंडीशन है वो क्या होगा? DFA में आएगा। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का सल्यूशन। नेक्स्ट हम देखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन फिर से दिया गया, इस बार आपको दे दिया गया है डायग्राम बना के। यहाँ क्या बोला है? फाइनाइट स्टेट मशीन दिया गया है और ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा वो आउटपुट जनरेट करके देगा, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है वो हमें बताना है। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो फाइनल स्टेट ये वाला है, ये एरो है, क्लियर, और सॉरी इनिशियल स्टेट है, और नेक्स्ट ये जो है वो क्या है? फाइनल स्टेट है। अब हमें इसको बताना है कि कौन सा इसमें से जनरेट हो रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं एनी स्ट्रिंग ऑफ ऑड नंबर ऑफ एस। कोई भी स्ट्रिंग मतलब ए का ऑड नंबर स्ट्रिंग जनरेट कर रहा है क्या, हम रिकॉग्नाइज करके देख लेते हैं एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं। क्या बताना है हम लोग को? ऑड नंबर होना चाहिए किसका? ए का। तो जैसे इनिशियल से स्टार्ट करेंगे, ए हमने लिया, एक 1 टाइम्स हो गया, फिर नेक्स्ट कहाँ जाएंगे हम लोग? ओके, नेक्स्ट हमें कहाँ जाना है? अगर सबसे हम मिनिमम स्ट्रिंग देखेंगे, मान लो इस डायग्राम से हम सबसे मिनिमम स्ट्रिंग देखेंगे, तो ये A और ये क्या हो गया? B, सबसे मिनिमम। क्लियर है? अब मैं जैसे बोलूँ कि मैं ऐसे भी कर सकती हूँ A, फिर मैं इधर ले जाती हूँ A, तो ये 1 2, फिर इधर जाएगा तो A, और उसके बाद मुझे क्योंकि एक्सेप्ट कराना है तो एक्सेप्ट के लिए फाइनल स्टेट यहाँ है, तो मैं एक B ले लेती हूँ, ये वाला। तो ये कुछ इस तरीके से आया। ठीक है, मान लीजिए मैं इधर से भी लेती हूँ तो क्या होगा? ये जैसे मैंने ले लिया B, ठीक है, और फिर A, तो इधर से वाले में क्या आ गया? BA आ गया। पर हमें ऑप्शन में क्या बोला था? ऑड नंबर ऑफ A होना चाहिए। तो सिर्फ A दिख रहा है क्या? 1 तो ऑड है लेकिन सिर्फ A है क्या? नहीं, उसके साथ B भी है। यहाँ भी 3A है लेकिन फिर B भी है, यहाँ भी सिंगल A है, फिर पहले B आ गया है, तो B तो आना ही है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि हमें सिर्फ A का स्ट्रिंग नहीं मिल रहा, उसके साथ B भी है। सेकेंड ऑप्शन क्या बोल रहा है? एनी स्ट्रिंग ऑफ ऑड नंबर ऑफ 20। तो ऑड नंबर ऑफ B निकल रहा है क्या? हमने देखा इनिशियल तो यहाँ से है ना, तो मैं कहीं से भी लूँ, ये A दे रहा है, A और फिर B, तो A आ गया B के साथ। मान लीजिए मैं इधर से लेती हूँ, तो ये वाला B, और फिर मुझे इसको फाइनल कराना पड़ेगा एक्सेप्ट, तो मैं इधर जाऊंगी तो A लेना ही पड़ेगा मुझे। तो सेकंड ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ B की बात किया था, तो सिर्फ B तो आ नहीं रहा है, A भी आ रहा है जैसे हमने स्ट्रिंग निकाला। नेक्स्ट, एनी स्ट्रिंग ऑफ इवन नंबर ऑफ एस। इवन नंबर होगा बोल रहा है A का, ऑड नंबर होगा बोल रहा है 20 का। अब यहाँ दोनों का स्ट्रिंग आएगा, जैसे हमारा AB आया है उस तरीके से, लेकिन A जो होगा वो इवन नंबर बोल रहा है। आप लोग देख लो, अभी हमने 3 तो निकाला, उसमें से कुछ इवन है क्या? A नहीं है। इवन कैसे आ रहा है? ऑड आ रहा है, 1 भी ऑड है, 3 भी ऑड है, ठीक है, और B लेकिन क्या है? ऑड है, B ऑड है, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है? एनी स्ट्रिंग ऑफ ऑड नंबर ऑफ एज एंड ऑड नंबर ऑफ बीस। तो ऑड नंबर ऑफ A तो आ रहा है और B भी क्या आ रहा है? ऑड नंबर। क्लियर है? तो जिस तरीके से हमने देखा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन डी, क्योंकि ये ऑड नंबर ऑफ एज एंड ऑड नंबर ऑफ बी को एक्सेप्ट कर रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है। क्लियर है? तो इस तरीके से जब ऐसा कुछ देगा हमें पहले से ऑटोमेटा और उसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है, तो हम एक एक ऑप्शन को क्या करेंगे, पहले तो आप इसका मिनिमम स्ट्रिंग फाइंड कर लीजिए, जैसे कि मैंने ये वाला किया था। उसके बाद फिर आप और एक दो बार पॉसिबल जो स्ट्रिंग बनने वाले हैं वो निकाल के रख लीजिए, फिर आप एक एक करके ऑप्शन पे जाइए और उसको फिर चेक करते जाइए। क्लियर है? तो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड जो बोल रहा है, पुश डाउन ऑटोमेटा बिहेव्स लाइक अ ट्यूरिंग मशीन। जो पुश डाउन ऑटोमेटा है वो बोल रहा है, वो बिहेव कर रहा है कैसा, बिहेव्स लाइक अ ट्यूरिंग मशीन व्हेन द नंबर ऑफ ऑक्सिलरी मेमोरी इज। कब वो ट्यूरिंग मशीन के जैसे बिहेव करेगा, कितने मेमोरी होंगे तो वो बिहेव करेगा। तो जैसे कि हमें पता है जो PDA होता है, पुश डाउन ऑटोमेटा,
क्या होता है, पीडीए होता है। किसके लिए मशीन है, मतलब कौन से ग्रामर को एक्सेप्ट करता है, तो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है ना। इसके लिए हमें चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म का जो डायग्राम है वो हमें याद होना चाहिए। क्या क्या उसका ग्रामर कौन कौन से होते हैं, कितने सारे होते हैं, उनके टाइप क्या है और वो कौन से मशीन के थ्रू एक्सेप्ट करेंगे। तो एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो मैं बोल रही हूँ, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का ग्रामर वो किसके थ्रू एक्सेप्ट होता है, पीडीए के थ्रू। जहाँ हम दो चीज़ देखते हैं, डीपीडीए और पीडीए दोनों देखते हैं, है ना। डीसीएफएल होता है और सीएफएल होता है। अभी मैं सीएफएल की सिर्फ बात कर रही हूँ, कॉन्टेक्स्ट फ्री के लिए पीडीए। अब पीडीए को बिहेव कराना है किसके जैसे, ट्यूरिंग मशीन के जैसे बिहेव कराना है। तो पीडीए हम कैसे फाइंड करते हैं, हम स्टैक का यूज़ करते हैं। जो भी ग्रामर दिया रहता है उसको हम स्टैक में डालते हैं, ठीक है। जब स्टैक क्या होता है, फाइनली पूरा उसके वैल्यू क्या हो जाते हैं, पॉप हो जाते हैं। मतलब स्टैक में एक भी एलिमेंट नहीं रहता है, मतलब कि वो ग्रामर क्या हुआ, सीएफएल हुआ, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ठीक है। लेकिन अगर कोई रह जाता है तो वो सीएसएल हो जाता है। तो अगर हमें उसको ट्यूरिंग मशीन के जैसे काम कराना है तो हमें क्या चाहिए, हमें सीएफएल, मतलब सीएफएल के लिए 1 चाहिए रहता है, तो उसके लिए हमें 1 से ज़्यादा चाहिए रहता है। मतलब कितना चाहिए रहेगा ट्यूरिंग मशीन के लिए, 2 और मोर, 1 से काम नहीं चलेगा, ठीक है। इसमें हम एक और स्टैक का यूज़ करेंगे, एक और मेमोरी का यूज़ करेंगे, तब जाके हम ट्यूरिंग मशीन का यूज़ कर सकते हैं। इसलिए सूटेबल ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला, जो कि 2 और मोर की बात कर रहा है। तो पीडीए अगर कोई ग्रामर सीएफएल है कि नहीं ये पता करना है तो हमें उसका पीडीए बनाना पड़ेगा। पीडीए मतलब कि हम स्टैक में उसको करके देखेंगे, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्या बोल रहा है, पुश डाउन ऑटोमेटा कैन रिकॉग्नाइज लैंग्वेज जनरेटेड बाय। जैसे कि मैंने अभी इस वाले क्वेश्चन में बताया था कि पुश डाउन ऑटोमेटा किसके थ्रू जनरेट होते हैं, कैसे उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो पुश डाउन ऑटोमेटा अब भी हमने पढ़ा क्या, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। पुश डाउन ऑटोमेटा कौन कौन से लैंग्वेज को जनरेट कर सकता है, रिकॉग्नाइज कर सकता है, तो वो क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर और रेगुलर ग्रामर दोनों को एक्सेप्ट कर सकता है। क्लियर है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3rd वाला आंसर होगा। इसके लिए मैंने जो बोला था कि एक चॉम्स्की का ग्रामर हमें याद रखना है, ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट है। और जब ये अगर हम पढ़ लिए, आ गया, हमें याद है, तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस इसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे देख रहे हम लोग कि पुश डाउन ऑटोमेटा, जैसे देखो मैं जब बोली कि टाइप हमें याद होना चाहिए उस ग्रामर का, कितने ग्रामर है और वो ग्रामर किस मशीन के थ्रू एक्सेप्ट होगा, मतलब कौन उसको रिकॉग्नाइज कर पाएगा, वो हमें याद होना चाहिए। सबसे पहला जो होता है वो क्या होता है, रेगुलर ग्रामर। ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है, रेगुलर ग्रामर, ठीक है। रेगुलर ग्रामर की बात होगी, सॉरी ये। और ये कैसा टाइप का है, टाइप 3 का है, टाइप 3 ग्रामर। इसके लिए कौन है मशीन, तो फाइनाइट ऑटोमेटा है, जिसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था एनएफए और डीएफए, वो रेगुलर के लिए रहता है। रेगुलर स्ट्रिंग जितने भी होंगे रेगुलर ग्रामर के, वो कौन एक्सेप्ट कर सकेगा, फाइनाइट ऑटोमेटा। सेकेंड टाइप 2 किसके लिए रहता है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर या सीएफएल बोल सकते हो, जिसके लिए मशीन क्या है, तो पुश डाउन ऑटोमेटा होता है। क्लियर है। इसके ऊपर टाइप 1 ग्रामर किसके लिए होता है, सीएसएल, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, जिसके लिए मशीन क्या होता है, लीनियर बाउंड ऑटोमेटा, वो रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है। उसके ऊपर टाइप 0 ग्रामर जो किसके लिए रहता है, ट्यूरिंग मशीन, रिकर्सिव जिसको बोलते हैं हम लोग, रिकर्सिव की बात होती है, रिकर्सिव, ठीक है। रिकर्सिव ग्रामर किसका, कौन इसको एक्सेप्ट कर पाएगा, तो ट्यूरिंग मशीन। यहाँ क्या पूछा था हमें कि पुश डाउन ऑटोमेटा, पीडीए जो है मशीन, वो कौन से लैंग्वेज को एक्सेप्ट या रिकॉग्नाइज कर पाएगा, ये बात कर रहा है। तो जो पुश डाउन ऑटोमेटा है वो एक सीएफजी ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, साथ में रेगुलर ग्रामर को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। ये दोनों को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों ही क्या होगा, पुश डाउन ऑटोमेटा के थ्रू एक्सेप्ट होगा। लेकिन अगर पूछ दिया कि फाइनाइट स्टेट मशीन कौन सी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज कर पाएगा, तो आप सिर्फ क्या बोलेंगे, रेगुलर ग्रामर।
CFG को कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, कंपलसरी नहीं है, लेकिन पुश डाउन ऑटोमेटा दोनों को करेगा। तो यही क्वेश्चन था, ठीक है। ये जो कि हमने ऑप्शन नंबर 3 लिया था, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर और रेगुलर ग्रामर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। टू ऑब्टेन अ स्ट्रिंग ऑफ n टर्मिनल्स, n टर्मिनल है और उसके लिए हमें एक स्ट्रिंग ऑब्टेन करना है फ्रॉम अ गिवन चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। जो ग्रामर है वो किस टाइप का होना चाहिए, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म का होना चाहिए। द नंबर ऑफ प्रोडक्शन बी यूज्ड, कितने नंबर ऑफ प्रोडक्शन का हम यूज़ करेंगे वो हमें बताना है और उसके लिए हमें कुछ फॉर्मूला दिया है। क्लियर है, ठीक। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। उसका प्रोडक्शन, उसके ग्रामर के प्रोडक्शन कैसे होने चाहिए, तो उसके ग्रामर के प्रोडक्शन होने चाहिए, हमने स्टार्ट सिंबल लिया, दोनों कैपिटल वाले होने चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ से मैंने एक ऐसा ले लिया और ऐसा ले लिया। क्लियर, ये जो हुआ, ये ऐसा फॉर्मेट जब होगा तो ये क्या कहलाएगा, चॉम्स्की, मतलब ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म कहलाएगा। अब मुझे इसमें से कोई स्ट्रिंग जनरेट करना और इस स्ट्रिंग को जनरेट करने में हमें कितने नंबर ऑफ प्रोडक्शन लग रहे हैं वो हमें बताना है। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म का पहले तो फॉर्मेट याद रखो, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि मान लीजिए मैं एक स्ट्रिंग जनरेट करना चाह रही हूँ, ये वाला AB, ये मेरा स्ट्रिंग है जो मुझे यहाँ से जनरेट करना है। तो मैं कैसे करूँगी, पहले मैंने ले लिया पहला प्रोडक्शन AB, ठीक है। फिर मैं A से क्या ले सकती हूँ, A से स्मॉल a ले सकती हूँ। तो मैं अब इस A की जगह में क्या कर दूँगी, ये क्या हो जाएगा, S, स्टार्ट सिंबल ही रहेगा ना, ये हो गया क्या, S, और इस A की जगह में मैंने रख दिया स्मॉल a इस वाले प्रोडक्शन के थ्रू। फिर ये ऐसे ही रहेगा। फिर मैं S से, ये तो ऑलरेडी आ गया था, इस B से मैं स्मॉल b ले सकती हूँ। तो ये मतलब मेरा AB स्ट्रिंग जनरेट हुआ फाइनल, यही मेरा क्या था, स्ट्रिंग था। और मैंने इस प्रोडक्शन के थ्रू, इस ग्रामर के थ्रू मैंने AB स्ट्रिंग जनरेट किया। कितने नंबर ऑफ प्रोडक्शन से हुआ, 1 2 3, 3। तो यहाँ पर हमारा स्ट्रिंग निकला AB, जो मुझे फाइंड करना था। हमने ये वाला स्ट्रिंग लिया था, कितने नंबर ऑफ प्रोडक्शन से आया, 3 नंबर ऑफ प्रोडक्शन से आया। तो हमें क्या निकालना है आंसर में, जब हम इस पर रखेंगे n की वैल्यू, तो हमें क्या मिलना चाहिए, ये 3 मिलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारे 3 प्रोडक्शन आए, ये एक प्रोडक्शन ही हुआ, ये एक प्रोडक्शन, 2 प्रोडक्शन, 3 प्रोडक्शन। अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, तभी तो हम 3 निकाल पाएंगे। तो n की वैल्यू यहाँ मेरे कितने टर्मिनल्स, मतलब कितने स्ट्रिंग है, कितना लेंथ है, स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, 2 है, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या होगी, स्ट्रिंग की लेंथ होगी, तो 2 है। मतलब कि जब हम फर्स्ट वाले में रखेंगे तो n की वैल्यू क्या है, 2 × 2 - 1, मतलब 4 - 1 कितना आया, 3 आया। जो हमारे प्रोडक्शन में 3 प्रोडक्शन आ रहे हैं, मतलब कि आंसर क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट वाला होगा, एक ही तो आना है। सेकेंड वाला देख लो, 2 × n करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, जो गलत हो जाएगा। फिर ये भी गलत, ये भी रॉन्ग, ठीक है। तो n जो होगा वो क्या वैल्यू होगी, जो भी स्ट्रिंग आपने लिया उसकी लेंथ की वैल्यू होगी n। क्लियर है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने निकाला। हमें क्या याद रखना है, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म का फॉर्मेट याद रखना है। क्लियर है, तो ये होता है क्या, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। और इसमें हमें क्या पूछा गया था, जब हमें नंबर ऑफ प्रोडक्शन की बात करेगा तो हम क्या लेंगे, 2n - 1 लेंगे। n क्या होगा, नंबर ऑफ लेंथ जो स्ट्रिंग का होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो पूछा है, 2 ग्रामर दिया हमें, G1 और एक G2, और उसके लिए हमें पूछ रहा है कि एम्बिगुअस क्या है। तो एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, एम्बिगुअस ग्रामर क्या होता है। तो हमने जैसे कोई एक स्ट्रिंग लिया और उस स्ट्रिंग के लिए जब हमें 2 या 2 से ज़्यादा, मतलब बोल सकते हैं 2, अगर हमें वहाँ ट्री उसके लिए मिल रहा है, 2 ट्रीज डेरिवेट हो रहे हैं, डिराइव हो रहे हैं, तो फिर वो क्या कहलाएगा, एम्बिगुअस कहलाएगा। सेम स्ट्रिंग के लिए 2 ट्रीज जब बन रहे हैं तो वो एम्बिगुअस कहलाएगा। तो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला हमें G1 का क्या बोला है, स्टार्ट सिंबल S से SBS और A भी दिया है। तो इसको हम बना के देख लेते हैं। मुझे क्या चाहिए,
सबसे मिनिमम क्या बन सकता है, एक हम इसमें देखते हैं। तो हमने क्या बनाया, S से S, B और S, ये है। क्लियर। फिर क्या हो जाएगा, फिर मैं एक ले सकती हूँ क्या, जैसे मान लीजिए सबसे मिनिमम लेना है ना, और S से फिर क्या बोला है A, तो हमने ले लिया A और यहाँ A, तो स्ट्रिंग कितना आ रहा है, A B A आ रहा है मेरा। अब मैं इसी स्ट्रिंग के लिए क्या एक और ट्री बना सकती हूँ, देख लेते हैं हम एक और स्ट्रिंग बन रहा है कि नहीं। तो अगर हम एक और स्ट्रिंग बनाना चाहें तो क्या बनेगा, अच्छा यहाँ बस हम ऐसे बनाते हैं ना, एक और स्ट्रिंग हमें बनाना है तो मैं इसको इस तरीके से लेती हूँ, S B S है, मैं यहाँ से एक और S B S ले लेती हूँ। अब ये S के लिए मैंने A ले लिया, इसके लिए मैंने A ले लिया और इसके लिए भी मैंने A ले लिया। अब मेरा स्ट्रिंग क्या बन रहा है वो हम देखते हैं। तो A, फिर ये B, फिर ये वाला A, फिर ये वाला B और फिर A, ये स्ट्रिंग बना। एक और ट्री इसके लिए बन रहा है कि नहीं वो हम देखते हैं। तो मैंने S से स्टार्ट किया, S B S ये था। अब मैं कैसे बना लेती हूँ, S B S। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, ये A होगा, ये वाला A, ये वाला A, तो यहाँ भी A B A B A, जो कि हमारे सेम स्ट्रिंग है। मतलब और देखो जो ट्री बना है, जो डेरिवेशन बना है ट्री का, वो दो बन गया, डिफरेंट है दोनों। तो डिफरेंट ट्रीज होने चाहिए, लेकिन वो दोनों ही क्या कर रहे हैं, सेम स्ट्रिंग को एज आउटपुट दे रहे हैं, तो वो क्या होगा, एम्बिगुअस ग्रामर होगा। इसलिए जो G1 है वो तो एम्बिगुअस है, अभी G1 हमारे पास एम्बिगुअस है। क्लियर है। G2 को चेक करते हैं। G2 क्या क्या दिया है, S से AB दिया है और AB, फिर A से दिया है, B से दिया है। प्रोडक्शन बना के देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे क्या कर सकते हैं हम लोग, एक मैंने ले लिया S से AB, ये वाला S से AB, और फिर मैं इस B से ले लेती हूँ ये B। क्लियर है, ऐसा बना सकते हैं हम लोग। तो ये क्या बन गया, AB का स्ट्रिंग बन गया। अब इसी AB स्ट्रिंग के लिए मैं एक और ट्री बनाना चाहती हूँ जो इससे डिफरेंट होगा। तो मान लीजिए मैं ले लेती हूँ S, और S से मैं डायरेक्ट ये ले सकती हूँ AB, तो A और ये आ गया B, इसके लिए भी क्या निकला, AB। क्लियर। तो ये AB और ये B, मतलब कि दोनों ग्रामर क्या हुए, एम्बिगुअस में। क्यों, क्योंकि दोनों के लिए सेम आउटपुट स्ट्रिंग के लिए दो अलग अलग डेरिवेशन बन रहा है। क्लियर है। तो इस तरीके से हमें बताना है बोथ G1 एंड G2 आर एम्बिगुअस। अब जब ऐसे डबल S दिया रहता है ना, तो हमेशा याद रखिएगा कि वो होता ही है एम्बिगुअस। अगर आप नहीं निकाल रहे हैं तो भी चलेगा, क्योंकि डबल S होता ही है। मोस्टली इन द रेयर केस में नहीं होगा, लेकिन इसमें होगा। ठीक है, तो ये हो गया। क्लियर। थर्ड ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय ए। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, इसके लिए हमें क्या याद रखना है, तो हमें चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म का डायग्राम याद रखना है। ठीक है, हायरार्की जिसको बोलते हैं हम, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म का हायरार्की याद रखना है। सबसे अंदर जो होता है वो टाइप 3 होता है। ठीक है, टाइप 3 होगा जो कि रेगुलर ग्रामर होता है, जिसको फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। दूसरा जो टाइप होता है वो क्या होता है, टाइप 2 होता है, जो कि क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए रहता है, और इसको कौन करता है, तो PDA देता है, रिकॉग्नाइज करता है। फिर कौन होता है, तो टाइप 1 होता है, जो क्या होता है, CSL होता है, जिसके लिए मशीन क्या रहता है, लीनियर बाउंड ऑटोमेटा होता है। उसके बाद फिर कौन रहता है, टाइप 0 होता है, जो किसके लिए रहता है, रिकर्सिव के लिए रहता है, जो ट्यूरिंग मशीन की बात करता है। ये क्या होता है, फाइनल। अब पूछा क्या है हम लोग को, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव CSL या CSG जो ग्रामर होगा वो कौन रिकॉग्नाइज करेगा, टाइप 1 लीनियर बाउंड ऑटोमेटा मशीन, लीनियर बाउंड ऑटोमेटा। ऑप्शन क्या आ जाएगा, 4। क्लियर है। तो ये हमें हायरार्की याद रखना है, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म का हायरार्की याद रखो, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म का प्रोडक्शन रूल याद रखो। ठीक है, और जितने भी ग्रामर्स है, जैसे हमने अभी तक देखा क्या देखा, CSL के लिए देखा था, जहाँ हमें
दो से ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। CFG के लिए देखा हमने PDA, जिसमें हमें एक स्टैक की ज़रूरत पड़ती है, वो याद रखना है हमें, किसके लिए हमें मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, किसमें 0 रहता है, ये सारी चीज़ें याद रखना है। जब आते जाएगा तो मैं बताते जाऊँगी, अभी 2 का याद रखिए। नेक्स्ट ओके, यहाँ पर हमें अब दे दिया है क्या, एक्सप्रेशन दे दिया है, ठीक है। अब इसके लिए हमें या तो आप ग्रामर चेक निकाल के देख लो, बन जाता है तो भी सही है। और इसका ग्रामर क्या होगा बोल रहा है, जो भी ग्रामर निकलेगा वो किस टाइप का ग्रामर होगा, क्या वो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव होगा, क्या कॉन्टेक्स्ट फ्री होगा, रेगुलर होगा, नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ देखो क्या बोला है, 0 का पावर n है, 1 का भी n है, 2 का भी n है, और n की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 1 2 3, ठीक है। मतलब कि अगर मैं मान लीजिए 1 लेती हूँ n की वैल्यू, तो 0 1 2 इस तरीके से स्ट्रिंग बनेगा। 2 लूँगी तो क्या होगा, 2 लूँगी मान लो n की वैल्यू, तो 0 0 1 1 2 2 इस तरीके से रहेगा, ऐसे ही आगे निकलते जाएगा। ये हमारा ग्रामर बन गया। कौन सा लैंग्वेज है, तो आप जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, जब हम इसका PDA बनाएंगे, मतलब स्टैक के थ्रू बनाएंगे मान लीजिए, तो क्या ये सॉल्व हो पाएगा। स्टैक में कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे 0 मतलब एक बार जितना नंबर ऑफ 0 आया उसको हम सबसे पहले पॉप कर लेते हैं। मान लीजिए मैं ये वाला ले लेती हूँ, ठीक है। तो 0 0 जैसे ही 1 आएगा ना, जितने नंबर ऑफ 1 आएगा, इस 0 को मैं पॉप कर दूँगी, निकाल दूँगी स्टैक से। तो स्टैक से 1 भी कितने बार है, 2 बार है। एक बार ये निकला, एक 1 के लिए, दूसरे 1 के लिए ये भी निकल गया। अभी स्टैक में कुछ नहीं है, ठीक है। तो जब स्टैक में कुछ नहीं है तो यहाँ तक तो हम बोल सकते थे कि ये क्या है, कॉन्टेक्स्ट फ्री CFL, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। लेकिन हमारे पास अभी एक और चीज़ बचा ना, 2। तो 2 के लिए फिर मैं क्या करूँगी, फिर से अंदर ले जाऊँगी एक और स्टैक, और 2 को मैं फिर से एंटर करूँगी। तो अभी स्टैक खाली है क्या, नहीं है, कुछ ना कुछ है इसमें। तो ये क्या नहीं होगा, ये CFL नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, CSL, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज या कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर होगा। ये कैसा टाइप का ग्रामर है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, क्योंकि अभी 2 इसमें हमें इसको सॉल्व करने के लिए एक और मेमोरी की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो वो क्या हो गया, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। तो जब इसको शॉर्ट में आप देख सकते हैं, जब कंपेयरिंग की बात आएगी, ठीक है, 3 टाइम्स कंपेयर की बात आ रही है, जिसमें हम एक स्टैक से काम नहीं चला पा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर होगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आंसर, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव, ऑप्शन नंबर A। क्लियर। तो इस टाइप के ग्रामर रहते हैं, वो हमें याद रखना है। नेक्स्ट, अब बॉटम अप पार्सर जनरेट। जो बॉटम अप पार्सर है, अब ये जो है वो पार्सर से रिलेटेड आ गया, ठीक है, कंपाइलर वाले पार्ट का है क्वेश्चन, मिक्स करके देता है तो ये रहता है। तो बॉटम अप पार्सर क्या जनरेट करता है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स, राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, राइट मोस्ट डेरिवेशन। तो बॉटम अप पार्सर जो होता है, उसके लिए मैंने एक थ्योरी बनाया है उससे रिलेटेड। पार्सर का आपको ट्री याद रखना है, ठीक है। ट्री में जब आगे हम सीक्वेंस बढ़ाएंगे इसका, जब ईयर करेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगी, और भी क्वेश्चंस आने वाले हैं उसके साथ। फिलहाल हम अभी बॉटम अप को देख लेते हैं। तो बॉटम अप क्या बोल रहा है, सबसे पहला, प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग पार्स ट्री स्टार्टिंग फ्रॉम, कैसे स्टार्ट होगा, फ्रॉम इनपुट स्ट्रिंग एंड कंटिन्यू अप टू स्टार्ट सिंबल। इनपुट स्ट्रिंग से स्टार्ट सिंबल तक जाएगा, ठीक है। मतलब कि बॉटम अप की बात करता है, क्लियर है। बॉटम अप की बात करता है, वो क्या कहलाता है, बॉटम अप पार्सर, इसलिए उसको बॉटम अप बोलते हैं। इनपुट स्ट्रिंग नीचे रहेगा ना ट्री के, और स्टार्ट सिंबल ऊपर रहेगा। जैसे हमने अभी वाला ग्रामर देखा था, एक एम्बिगुअस जिसमें निकाल रहे थे, वो भी एक टाइप का ग्रामर है। स्टार्ट सिंबल आप एस पहले देखे थे, फिर नीचे में हमने इनपुट स्ट्रिंग जो AB स्ट्रिंग जनरेट किया था, वो इनपुट स्ट्रिंग है स्मॉल लेटर्स वाले। तो ये हो गया क्या, तो नीचे से जब हम ऊपर जाएंगे तो वो बॉटम अप होगा, नाम से पता चल रहा है। सेकेंड, बॉटम अप पार्सर इंटरनली यूज रिवर्स ऑफ राइट मोस्ट डेरिवेशन। मतलब वो कैसे जनरेट करता है ग्रामर को, राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स। बॉटम अप राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स की बात करता है। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, शिफ्ट रिड्यूस्ड पार्सर। क्या नाम से जानते हैं, शिफ्ट रिड्यूस्ड पार्सर के नाम से जानते हैं। इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम बोथ एम्बिगुअस एंड अनएम्बिगुअस पार्सर।
हमने अनएम्बिगुअस देखा और एम्बिगुअस देखा था, अनएम्बिगुअस जस्ट एम्बिगुअस का अपोजिट। तो दोनों के लिए कंस्ट्रक्ट हो सकता है बॉटम अप पार्सर। LRK पार्सर कंस्ट्रक्ट ओनली फॉर अनएम्बिगुअस ग्रामर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ऑपरेटर प्रेसिडेंट पार्सर इज मेड फॉर बोथ अनएम्बिगुअस एम्बिगुअस। इट अलाउज ग्रामर विच कंटेन्स कॉमन प्रीफिक्स एंड लेफ्ट रिकर्शन। ये भी यहाँ रहता है, क्वेश्चन आते जाएगा तो हम देखते जाएंगे सारी चीज़ों को। बॉटम अप पार्सर इज मोर पावरफुल देन टॉप डाउन पार्सर। ठीक है, जब टॉप डाउन आएगा तब हम उसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। बॉटम अप पार्सर इज फास्ट एंड परफॉर्मेंस इज हाई। तो ये जो थे वो पूरे बॉटम अप पार्सर से रिलेटेड थे, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पूछेगा। क्लियर है? तो क्या हुआ, बॉटम अप पार्सर क्या जनरेट करता है, राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? नेक्स्ट स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में आपको पूछा गया है किससे रिलेटेड है, ट्यूरिंग मशीन से रिलेटेड है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, देयर एग्जिस्ट नो एल्गोरिथम फॉर डिसाइडिंग इफ एनी टू ट्यूरिंग मशीन, दो ट्यूरिंग मशीन है M1 एंड M2 एक्सेप्ट द सेम लैंग्वेज, सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने वाला दो ट्यूरिंग मशीन है, ऐसा कोई भी एल्गोरिथम डिसाइड नहीं किया गया है। तो एक चीज़ और आता है, डिसाइडेबिलिटी और अनडिसाइडेबिलिटी का एक चार्ट होता है जो हमें याद रखना है, जिसमें हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ दिया है। यहाँ जो सेम की बात कर रहा है ना, सेम लैंग्वेज, वो इक्विवेलेंस की बात कर रहा है, इक्विवेलेंस प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट जब हम ईयर का करेंगे, उसमें मैं डाल दूंगी चार्ट, और उस चार्ट को हमें याद रखना है। तो वो चार्ट हमें जब याद रहेगा एकदम इजीली बन जाएगा हर चीज़। ठीक है, तो ये होता है इक्विवेलेंस। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक, सेकंड क्या बोल रहा है उसको भी देख लेते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर द ट्यूरिंग मशीन हॉल्ड्स ऑन एनी इनपुट इज अनडिसाइडेबल। जो ट्यूरिंग मशीन है वो किसी भी इनपुट को हॉल्ट करता है, स्टॉप करता है, हॉल्ट हो जाता है, तो वो क्या होता है, बोल रहा है अनडिसाइडेबिलिटी। वही चार्ट को ही हमें याद रखना है। तो दोनों ही क्या होंगे, सही बोल रहा है, क्योंकि दोनों के लिए ही वो क्या रहता है, अनडिसाइडेबल रहता है। सेकंड में आपको अनडिसाइडेबल दिया है और ऊपर वाले में आपको बोल दिया है कि नो एल्गोरिथम एग्जिस्ट फॉर डिसाइडिंग, मतलब कि अनडिसाइडेबल, मतलब दोनों ही क्या है, S1 और S2 बोथ आर करेक्ट। और भी क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हम देखेंगे, तो हमें 3 से 4 चीज़ याद रखना है TOC के लिए, जो मेन हमारा है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। बहुत क्वेश्चंस पूछता है, आप लोगों ने देखा होगा, भी एग्ज़ाम दिया होगा, तो उसके लिए हमें 3 से 4 चीज़ याद रखना है। सबसे पहले तो चॉम्स्की हायरार्की जो था कि टाइप कौन सा है, लैंग्वेज कौन सा है, कौन से मशीन को एक्सेप्ट कर रहा है। दूसरा हमें क्लोजर प्रॉपर्टी वाला चार्ट याद रखना है, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, उसका चार्ट याद रखिए। तीसरा जो है वो होगा डिसाइडेबिलिटी और अनडिसाइडेबिलिटी का चार्ट। ठीक है, डिसाइडेबिलिटी और अनडिसाइडेबिलिटी, ये जो क्वेश्चन था वो इस चार्ट से सॉल्व होने वाला था। तो इतने क्वेश्चन, टोटल 10 क्वेश्चंस थे जो जून 2018 में पूछे गए थे TOC एंड कंपाइलर से। कंपाइलर का एक ही क्वेश्चन था, कौन सा, बॉटम अप वाला। ठीक है, तो ये जो सारे क्वेश्चंस थे वो पता चल गया आप लोगों को, क्या से क्या चीज़ याद रखना है वो भी पता चल गया। अब यही चीज़ को आप एक बार देख लीजिए और फिर आगे सीक्वेंस, मतलब जब हम आगे ईयर का सॉल्व करेंगे तो हम देखते जाएंगे कि और किस किस लेवल पे जाके इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, और क्या नए टॉपिक को इंक्लूड किया है। तो ये जो क्वेश्चंस थे वो आपने देखे। कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। शुक्रिया।